कितनी थी? 12 जून 2025 अहमदाबाद से उड़ान भरते ही ड्रीम लाइनर 787 कुछ ही सेकंड्स में हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 280 से ज्यादा लोगों की जिंदगी एक झटके में खत्म हो गई। पर सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक टेक्निकल खराबी थी या फिर इसकी जड़ें 15 साल पहले बोइंग के फैक्ट्री से निकलती हैं, या फिर ये एयर इंडिया की लापरवाही का नतीजा था? आज हम इस वीडियो में जानेंगे कैसे बोइंग ने जानबूझकर लालच के चक्कर में लापरवाही बरती, कैसे जॉन बार्नेट ने बोइंग की सच्चाई दुनिया के सामने लाने की कीमत अपनी जान देकर चुकाई, 62-year-old John Barnett found dead on Friday. कैसे एयर इंडिया ने वो प्लेन्स खरीदे जिनमें पहले से ही डिफेक्ट्स थे। एयर इंडिया दुनिया के दूसरी एयरलाइंस के मुकाबले कितनी सेफ है, अमेरिका के फेडरल एविएशन अथॉरिटी के मुकाबले भारत के DGCA के रूल कितने स्ट्रॉन्ग हैं, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि आखिर अहमदाबाद का यह हादसा कैसे हुआ। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर को दुनिया का सबसे सेफ और एडवांस प्लेन माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसकी सेफ्टी पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर को 2007 में रोल आउट किया गया था और इसे एविएशन की क्रांति कहा गया, क्योंकि ये उस वक्त के सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस था। ये काफी लाइट वेट कार्बन कंपोजिट बॉडी से बना हुआ था। इसमें डुअल इंजन्स भी थे जो कि रॉयल्स रॉयस ने बनाए थे। फ्लाई बाय वायर सिस्टम होने की वजह से ये काफी हाईटेक और बेहतर कंट्रोल्स के साथ आता था। इसके अलावा ये काफी फ्यूल एफिशिएंट और लंबी दूरी के फ्लाइट्स के लिए डिजाइन किया गया था। ये सारी खासियत इस प्लेन को वाकई में काफी एडवांस बनाता था, लेकिन इसके प्रोडक्शन की कुछ और ही हकीकत थी, क्योंकि बोइंग का इंटरनल टारगेट था हर मंथ 15 एयरक्राफ्ट को डिलीवर करना, जिसके लिए बोइंग ने सेफ्टी और क्वालिटी कंट्रोल जैसे पॉइंट्स को इग्नोर करना शुरू कर दिया था, जिसके बारे में हम आगे जॉन बार्नेट की स्टोरी के साथ जानेंगे। लेकिन पहले हमें इस बात को जानना जरूरी है कि आखिर ये ड्रीम लाइनर 787 बनता कैसे है। अभी तक बोइंग के 1100 से ज्यादा ड्रीम लाइनर दुनिया भर में डिलीवर हो चुके हैं, जिसमें एक ड्रीम लाइनर 23 लाख पार्ट से मिलकर बनता है, और इन पार्ट्स को दुनिया भर के 50 से ज्यादा सप्लायर से मंगाया जाता है। ये एयरक्राफ्ट दुनिया में 3 जगह पर बनता है, जिसमें से 2 USA के एवरेट और नॉर्थ चार्ल्सटन में है, और तीसरा जापान के नागोया में है। और इन फैसिलिटीज में 15,000 से ज्यादा इंजीनियर्स और वर्कर्स काम करते हैं। अब यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक एयरक्राफ्ट को बनाना कितना मुश्किल काम होता है। इसमें होने वाली एक गलती पूरे एयरक्राफ्ट को बर्बाद कर सकती है। अब यहाँ से एंट्री होती है जॉन बार्नेट की, जो कि खुद 32 सालों से बोइंग में एक सीनियर क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर थे। उनका काम था हर प्लेन के पार्ट की क्वालिटी और सेफ्टी को सही रखना, प्लेन की मैन्युफैक्चरिंग को फेडरल एविएशन अथॉरिटी के रूल्स के अकॉर्डिंग बनाना, और कोई भी खराब या डिफेक्टिव पार्ट प्लेन में इस्तेमाल न हो सके। जॉन बार्नेट ने 2017 से लेकर 2023 तक कई बार बोइंग के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की। उनका यह आरोप था कि ड्रीम लाइनर के 25% ऑक्सीजन सिस्टम इमरजेंसी के वक्त ठीक से काम नहीं करेंगे, यानी हर 4 में से 1 ऑक्सीजन मास्क फॉल्टी था। उनका कहना था खराब और टेस्ट में फेल हुए पार्ट्स को प्लेन में फिर से इंस्टॉल किया जा रहा था ताकि प्रॉफिट को बढ़ाया जा सके, और इन टेस्ट फेल्ड पार्ट्स को डिफेक्टिव दिखाने के बजाय इन्हें मिसिंग दिखाया जा रहा था ताकि इनके रिकॉर्ड भी साफ रहें। क्वालिटी रिपोर्ट और इंस्पेक्शन को मैनिपुलेट किया जा रहा था ताकि एयरक्राफ्ट जल्दी तैयार किया जा सके। जॉन को उनके ऊपर के मैनेजमेंट की ओर से बार बार दबाव दिया गया कि वो सेफ्टी कंसर्न की रिपोर्टिंग न करें। इसके बाद जॉन ने लीगल एक्शन भी लिया। जॉन ने 2020 में US डिपार्टमेंट ऑफ लेबर और फेडरल एविएशन अथॉरिटी में फॉर्मल कंप्लेंट भी दर्ज कराई थी। वो कोर्ट में डिपोजिशन देने के लिए चार्ल्सटन जा रहे थे, वहीं 9 मार्च 2024 को मरे हुए पाए गए। John Barnett found dead on Friday. इसके बाद वहां की पुलिस ने कहा कि ये एक सुसाइड था, लेकिन लोगों ने इसे कॉर्पोरेट साइलेंसिंग का नाम दिया, क्योंकि जॉन कोर्ट में गवाही देने वाले थे। उनकी फैमिली और दूसरे विजिल ब्लोअर्स ने कहा कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थी। My name is Sam Salapur and I'm a quality engineer at the Boeing. I'm here today because I have serious concerns about the safety of the 787 and 777 aircraft. जॉन ने मीडिया के सामने ये भी कहा था कि मैं बोइंग को कभी माफ नहीं कर सकता, क्योंकि ये लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। जॉन बोइंग जैसे बड़े डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ सच बोलने की हिम्मत दिखाते हैं, और उनकी मौत के बाद एविएशन इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी को लेकर एक नई बहस छिड़ जाती है। आज भी उनके खुलासे ड्रीम लाइनर जैसे एयरक्राफ्ट की सेफ्टी पर सवाल खड़े करते हैं। अब हम जानेंगे कुछ ऐसे हादसों के बारे में जो कि जॉन की बातों को साबित करते हैं। 2013 में जापानीज एयरलाइन का एक फ्लाइट जब बॉस्टन एयरपोर्ट का पार्क था, तभी उसकी लिथियम आयन बैटरी में आग लग गई, जिसकी वजह से थर्मल रनवे यानी कि बैटरी के इंसुलेशन को खराब क्वालिटी के मटेरियल से किया गया था। इसके बाद फेडरल एविएशन अथॉरिटी को मजबूर होकर पूरे ड्रीम लाइनर फ्लीट को ग्राउंड करना पड़ गया था। इसके बाद 2019 में रॉल्स रॉयस के बनाए इंजनों में मिड एयर शटडाउन शुरू हो गया। जांच में ये सामने आया कि टरबाइन ब्लेड्स के डिजाइन में काफी भारी गड़बड़ थी, जिसके बाद इसे रीडिजाइन करना पड़ा।
और फिर 2020 से 2024 के बीच एक के बाद एक शॉकिंग खुलासे हुए। इस एयरक्राफ्ट ने स्ट्रक्चरल गैप्स, फ्यूल लीकेज, वायरिंग फॉल्ट्स जैसे मेजर प्रॉब्लम सामने आने लगे, जो कि बोइंग की प्रोडक्शन क्वालिटी पर सीधा सवाल उठाते हैं। इसके बाद फेडरल एविएशन अथॉरिटी ने कई बार प्रोडक्शन रोकने का आदेश दिया था और हर बार सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के वायलेशन सामने आए। ये थी बोइंग की काली सच्चाई। अब हम एक बार एयर इंडिया के काले इतिहास पे भी एक नजर मार लेते हैं। एयर इंडिया की कहानी 1932 में शुरू होती है, जब जहाज उड़ाने का शौक रखने वाले JRD टाटा ने टाटा एयरलाइन की नींव रखी। उस समय यह भारत की पहली निजी एयरलाइन थी, जिसने कराची से मुंबई होते हुए मद्रास, यानी कि आज का चेन्नई तक चिट्ठियां और पैसेंजर पहुंचाने की सेवा शुरू की थी। टाटा खुद पहले पायलट बने जिन्होंने उस फ्लाइट को उड़ाया था। टाटा एयरलाइन लगातार ग्रो करती जा रही थी और 1946 में इसका नाम बदलकर एयर इंडिया रख दिया गया। इसके बाद 1948 में आजादी के बाद एयर इंडिया ने इंटरनेशनल फ्लाइट की शुरुआत कर दी थी, लेकिन इस तेजी से बढ़ते हुए प्राइवेट सेक्टर की उड़ान ज्यादा दिनों तक उड़ न सकी, क्योंकि 1953 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने एयर कॉर्पोरेशन एक्ट पारित करके इसे पूरी तरह से नेशनलाइज कर दिया था। उनका मानना था कि एविएशन जैसी सर्विस को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में छोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए टाटा की बनाई एयरलाइन को एक गवर्नमेंट सेक्टर में बदल दिया गया। JRD टाटा उस समय इस फैसले से बहुत दुखी थे, लेकिन देश हित में उन्होंने इस फैसले को एक्सेप्ट कर लिया। गवर्नमेंट सेक्टर में बदलने के बाद भी टाटा को ही एयर इंडिया का चेयरमैन बनाया गया और उन्होंने उस टाइम में महाराजा जैसे आइकॉनिक ब्रांड की शुरुआत भी किया था, जिसने एयर इंडिया को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। 1978 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो JRD टाटा को चेयरमैन पद से हटा दिया गया था। बाद में इंदिरा गांधी ने 1980 में उन्हें फिर से सिंबॉलिक तौर पर बोर्ड में जगह दी, लेकिन तब तक बहुत कुछ बदल चुका था। एयर इंडिया एक सरकारी एयरलाइन बन चुकी थी, जहां पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, फाइलबाजी, घाटे और फैसलों की धीमी प्रक्रिया ने एयर इंडिया को धीरे धीरे खोखला कर दिया था और धीरे धीरे गवर्नमेंट के ऊपर बोझ बन गई। अब बात करते हैं इसके हादसों की। एयर इंडिया के हादसों को लिस्ट बताती है कि सिर्फ एक दो बार नहीं, बार बार बड़ी चूकियां हुई हैं, चाहे वो सुरक्षा में लापरवाही की हो, पायलट की थकान हो, या पुराने प्लेन्स का इस्तेमाल हो, या फिर रनवे जैसे इंपॉर्टेंट मामले हों। 1985 में कनिष्का बॉम्बिंग में 329 लोगों की जान चली गई क्योंकि सुरक्षा जांच में फेल हो गई थी। 2010 में मैंगलोर में हादसा हुआ क्योंकि पायलट ने थकी हालत में जरूरी गो अराउंड नहीं किया और प्लेन रनवे पर फिसलकर खाई में गिर गया। 2020 में कोच्चिकोड एयरपोर्ट पर रनवे पहले से रिस्क जोन में था, लेकिन SOP का पालन नहीं हुआ, जिसकी वजह से हादसा हुआ। और अब 2025 में अहमदाबाद में ड्रीमलाइनर क्रैश, जिसमें शुरुआती रिपोर्ट में फ्लैप एरर और टेक ऑफ के वक्त तकनीकी गड़बड़ी सामने आई। इनमें से कई प्लेन यूपीए सरकार के 2006 की बोइंग डील के अंदर आए थे, लेकिन उनकी देखरेख और ऑडिट NDA सरकार के वक्त होनी थी, जो ठीक से नहीं हुई। RTI और जांच रिपोर्ट्स ने बार बार बताया कि पुराने एयरक्राफ्ट, थके पायलट, खराब SOP और कमजोर निगरानी इन हादसों के बड़े कारण रहे हैं। दुनिया के कई देश पुराने प्लेन्स को बेचकर नई फ्लीट ले आते हैं, लेकिन भारत में आज भी कई पुराने प्लेन लीज पर लिए गए हैं और वो आज भी उड़ रहे हैं। एयर इंडिया सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक पैटर्न का नाम है, जिसकी जिम्मेदारी किसी एक सरकार की नहीं, एक कंपनी की नहीं, बल्कि पूरे एविएशन सिस्टम की सामूहिक नाकामी है। भारत और अमेरिका के एविएशन एजेंसीज के बीच सबसे बड़ा फर्क है उनके पेनल्टी देने के तरीके में। अमेरिका के फेडरल एविएशन अथॉरिटी अगर किसी एयरलाइन, पायलट या मैन्युफैक्चरर की गलती पकड़ लेती है तो लाखों डॉलर्स का जुर्माना लगा सकती है, लाइसेंस को रद्द कर सकती है और अगर जरूरत पड़ी तो एयरक्राफ्ट मॉडल को ग्राउंड भी करवा सकती है, जैसे उसने बोइंग 737 मैक्स के केस में किया था। फेडरल एविएशन अथॉरिटी की जांचें तेज होती हैं, रिपोर्ट सार्वजनिक होती हैं और गलती दोहराने पर सीधे उड़ान को रोक लग जाती है। दूसरी तरफ भारत में DGCA में सख्ती अब तक नहीं दिखती। ज्यादातर मामलों में सिर्फ वार्निंग दी जाती है या फिर कुछ लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। लाइसेंस के रद्द करने जैसे कदम बेहद कम उठते हैं और कई बार ये हादसों के बाद भी दोषियों का नाम पब्लिक नहीं होता है। फेडरल एविएशन अथॉरिटी में विसल ब्लोअर्स को कानूनी सुरक्षा मिलती है, लेकिन DGCA में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यही बड़ी वजह है कि भारत में कई बार हादसे होने के बाद भी सुधार कम और पेपर वर्क ज्यादा होता है। जहाँ फेडरल एविएशन अथॉरिटी अकाउंटेबिलिटी को प्रायोरिटी देती है, वहीं DGCA लाल फीताशाही और धीमे सिस्टम से जूझ रही है। अगर हम बात करते हैं अमेरिकन एयरलाइंस की, तो इनके पास लगभग 980 एयरक्राफ्ट का सबसे बड़ा बेड़ा है। अब तक इनके 60 मेजर एक्सीडेंट और करीब 858 मौतें हुई हैं, यानी क्रैश टू फ्लीट रेशियो 6.1% है, जिनमें से ज्यादातर हादसे 1960 से लेकर 1990 के बीच में हुए थे। 2001 के बाद फेडरल एविएशन अथॉरिटी के कड़े नियमों के चलते सेफ्टी में बहुत बड़ा सुधार आया है। पिछले 2 दशकों में कोई बड़ा क्रैश नहीं हुआ, यानी सुधार साफ दिखता है।
एयर फ्रांस, ये फ्रांस की सबसे बड़ी एविएशन कंपनी में से एक है। इनके पास करीब 300 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। इनके 2 बड़े हादसे हुए थे। सन 2000 का कॉनकॉर्ड क्रैश, इसमें 113 मौतें हुई थी, और 2009 में फ्लाइट 447 में 228 मौतें हुई थी। कुल मौतें 341 हुई थी, और इनका क्रैश टू फ्लीट रेशियो 0.6% रहा। हादसों के बाद सेफ्टी रिफॉर्म्स लागू किए गए और आज ये 5 स्टार सेफ्टी रेटेड एयरलाइंस हैं। अब बात करते हैं चाइना के ईस्टर्न एयरलाइंस की। इनके पास 750 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें से 2 मेजर क्रैश सामने आए थे। 2004 में हुए क्रैश में करीबन 55 मौतें हुई थी, और 2022 में हुए क्रैश में 132 मौतें। टोटल 187 लोग मारे गए थे। चाइना का क्रैश टू फ्लीट रेशियो है 0.27%, यानी हादसों की फ्रिक्वेंसी बहुत कम रही है, और ज्यादातर एयरक्राफ्ट नए हैं। और अगर बात करते हैं एयर इंडिया की, तो इनकी फ्लीट में सिर्फ 123 एयरक्राफ्ट हैं। अब तक इनके 15 मेजर क्रैश हो चुके हैं, जिसमें 500 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, और इनका क्रैश टू फ्लीट रेशियो 12.2% से ज्यादा है, यानी सबसे ज्यादा। इनमें से ज्यादातर हादसे टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान हुए, जो कि पायलट ट्रेनिंग, सेफ्टी SOP और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस की कमी को दिखाते हैं। जहां अमेरिकन, फ्रेंच और चाइनीज एयरलाइंस ने समय रहते सेफ्टी में सुधार कर लिए, वहीं एयर इंडिया आज भी उसी पुराने ढर्रे पर चल रही है। फ्लीट छोटा है, लेकिन हादसे ज्यादा हैं, और अहमदाबाद क्रैश ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि एयर इंडिया में बदलाव की जरूरत अब ऑप्शनल नहीं है, बल्कि कंपलसरी है। हादसे के ठीक पहले का एक वीडियो सामने आता है, जिसमें बोइंग 787 के नीचे से एक छोटी सी प्रोपेलर जैसी चीज घूमती दिखती है। ये कोई सामान्य पुर्जा नहीं था, ये था रैम एयर टरबाइन, जो सिर्फ तब एक्टिवेट होता है जब दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाते हैं। तब ये रैम एयर टरबाइन ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाता है और हवा की ताकत से घूमता है। इसके घूमने से जो ऊर्जा बनती है, उससे फ्लाइट के कुछ जरूरी सिस्टम जैसे नेविगेशन, हाइड्रोलिक्स, कॉकपिट के इंस्ट्रूमेंट्स चलाए जाते हैं, जिससे प्लेन को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है और पायलट को प्लेन को लैंड कराने का एक आखिरी मौका मिलता है। अक्सर ये प्लेन के विंग के पास एक छोटा सा दरवाजा होता है, जहां से ये रैट इमरजेंसी में बाहर निकलता है। अब सुनिए रैट की असली आवाज। कॉकपिट रिकॉर्डिंग में इस तरह की आवाज सुनाई गई है। एक तेज घूमती हुई प्रोपेलर जैसी साउंड ये साफ करता है कि प्लेन इमरजेंसी बैकअप पर चल रहा था। सीट 11A पर बैठे एकमात्र जीवित बचे यात्री ने बताया, प्लेन की लाइट्स ब्लिंक कर रही थी और फिर प्लेन स्टॉल होकर नीचे गिरने लगा। पायलट ने मेडी कॉल में कहा था, वी आर लूजिंग थ्रस्ट, डुअल इंजन फेलियर सस्पेक्टेड। ये कॉल हर चीज को बदल देता है, क्योंकि थ्रस्ट तभी जाता है जब इंजन काम करना बंद कर दे। रैट के आने का मतलब साफ है, दोनों मेन इंजन डेड हो चुके थे। कैप्टन स्टीव, जो 30 साल तक बोइंग के पायलट रहे हैं, वो कहते हैं कि मेरे अनुसार रैट की तस्वीर, उसकी आवाज, सर्वाइवर की गवाही और मेडे कॉल, ये सब एक ही कहानी कहते हैं। दिस वॉज अ डुअल इंजन फेलियर, और शायद इसी वजह से ये भीषण हादसा हुआ। हम आज भी नहीं जानते कि ये दोनों इंजन फेल क्यों हुए। क्या डिजाइन में फॉल्ट था, क्या खराब मेंटेनेंस थी, या कुछ और। लेकिन इतना तय है कि विक्टिम्स की जान बोइंग के भरोसे गई थी, और आज पूरा देश पूछ रहा है ड्रीमलाइनर क्यों गिरा। अगर आप भी चाहते हैं कि इस हादसे की पूरी सच्चाई सामने आए, तो इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बोइंग 787 जैसे प्लेन्स की सेफ्टी पर जवाब मांगिए। जब दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन, जिनके पास हजारों प्लेन्स हैं, उनसे भी ज्यादा क्रैश रेट अगर एयर इंडिया जैसे छोटे फ्लीट वाले नेशनल कैरियर का हो, तो ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, एक वार्निंग है। ये साफ संकेत है कि भारत को अब एविएशन सेफ्टी को मजाक समझना बंद करना होगा। अमेरिकन एयरलाइंस हादसों से सीखे, सिस्टम को बदले और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया, पर एयर इंडिया में कई हादसे होते रहे, और वो प्लेन्स उसी दौर में खरीदे गए जब घोटालों और पॉलिटिकल लालच की कहानियां भी चल रही थी। अब वक्त है सवाल पूछने का, क्या हम जानबूझकर पुराने और फॉल्टी पुअर मेंटेन एयरक्राफ्ट से यात्रियों की जिंदगी खतरे में डालते रहेंगे? और ये सब किसकी जिम्मेदारी है, सरकार की, कंपनी की, या हमारी चुप्पी की?